गुरुकुल प्रश्न आया है, देखिए इसे यदि आप समझ लेंगे तो वृत्त और जीवा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे। देखिए यदि एक वृत्त की जीवा 20.5 cm दी गई है तो वृत्त की त्रिज्या r होनी चाहिए। इसमें मोस्टली देखा जाए तो किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, ये एक ओरल क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए देखते हैं, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, दिस इज ए सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में यहाँ पर आपकी होती है डायमीटर, डायमीटर व्यास हो गया, ठीक है। और जब ये व्यास हो गया तो यहाँ पर इसका सेंटर है, इसका ओ, माना ये सेंटर इसका ओ है। अब यहाँ पर जीवा क्या होता है, जीवा मान लीजिए ये इसकी एक जीवा है, या ये इसकी एक जीवा है, या ये इसकी एक जीवा है, ठीक है, या ये इसकी एक जीवा है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे जीवा या कोड। देखिए जीवा, कोड, ठीक है, तो ये होती क्या है और व्यास क्या होता है। देखिए व्यास वास्तविकता में, व्यास वास्तविकता में जीवा ही होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यास जीवा होता है लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है, ये नोट करने वाली बात है, ध्यान रखिए। प्रत्येक व्यास जीवा होता है परंतु प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती, ठीक है। हमने जो पढ़ा है वो ये है कि जो व्यास होता है सबसे अधिक लंबाई का रखे जाने वाला डंडा होता है जो किसी वृत्त में रखा जा सकता है। इसके बाद जो डंडा रखा जाएगा वो उसमें फिट नहीं होगा, या उससे छोटी लंबाई का जीवा कभी व्यास पर नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है, सबसे अधिक लंबाई वाली रेखा खींची जाए यदि किसी वृत्त में तो वो आपका व्यास ही होती है, डायमीटर ही होती है। और उससे छोटी जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वृत्त में किसी भी दिशा में, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, वो सभी व्यास से छोटी ही होंगी और उन्हें जीवा कहा जाएगा। व्यास को भी जीवा कहते हैं लेकिन जीवा को व्यास नहीं कह सकते हैं, प्रत्येक जीवा को। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई, ये इसका सेंटर था। तो अब एक बात ये क्लियर हो गई है कि यदि हम इसमें आते हैं, देखिए जीवा दी गई है, जीवा दी गई 20.5 cm, पूछ क्या आ रहा है, त्रिज्या r होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका हाफ कर देते हैं, अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10.25 cm, ये आपका आ जाएगा 10.25 cm। तो यहाँ पर एक हमें बात क्लियर करनी है, या तो ये बराबर होगी त्रिज्या के, यदि मैंने बोला ना यदि ये जीवा व्यास के बराबर है तो या तो ये त्रिज्या के बराबर होगी और या ये त्रिज्या से छोटी होगी। तो अब देखिए त्रिज्या से कैसी होगी, त्रिज्या के या तो बराबर होगी या त्रिज्या से ये छोटी होगी। तो इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें ये त्रिज्या बड़ी दी हुई है, अच्छा है, लेकिन बराबर नहीं हुई है। इसमें ये त्रिज्या छोटी दी हुई है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। ये बराबर दी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन त्रिज्या इससे बड़ी हो सकती है और जीवा इससे छोटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं विकल्प नंबर 2 इसमें सत्य है, यानी कि त्रिज्या 10.25 सेंटीमीटर से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, या दूसरे शब्दों में ये लंबाई त्रिज्या के बराबर हो सकती है या त्रिज्या से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका विकल्प आर सत्य होगा। अब देखिए ये त्रिज्या से सब छोटी होंगी, ठीक है, ये सब त्रिज्या से छोटी होंगी, यानी इनका आधा किया जाएगा। यदि इनका ये सेंटर ले करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये सब त्रिज्या से छोटी होंगी, यानी रेडियस से छोटी होंगी। विकल्प नंबर सेकेंड इसका सत्य है। प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 वर्ग इकाई है, त्रिभुज की एक भुजा का मान इकाई में पता कीजिए। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, √2, 2√2, 3√2 एंड 6√2। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज का एक चित्र दिया गया है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स बी इक्वल इन लेंथ, तीनों भुजाएं लेंथ में इक्वल होंगी, एंड
ऑल एंगल्स आल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों जो कोण होंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूला दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 A²। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को डायरेक्ट लगा करके इस सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए यदि आपको ये फार्मूला नहीं पता है, तब भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका रेगुलर प्रोसेस करेंगे, फिर इसके बाद आपको जो फार्मूला आपको आते हैं उसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा। तो प्रश्न में हमको इतना पता लग गया है कि एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 A²। तो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है 18√3 और इधर √3/4 A² है। इट मीन्स A² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18√3 इंटू 4/√3। √3 कैंसिल हो जाएंगे, 18 4 जा 72 A²। और 72 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 36 इंटू 2 आ जाएगा। इट मीन्स A इज इक्वल टू आ जाएगा 6√2। तो यहाँ पर आपका 4th नंबर का विकल्प सही है। अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को हमें दूसरे अन्य तरीके से कैसे करना है। मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको ये फार्मूला याद नहीं आ रहा है, आपको बेसिक फार्मूला ही याद आया है, तब भी हम इसको बिना फार्मूला याद करें, या आपने ये फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, तब भी आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एरिया क्या दिया हुआ है। एरिया दिया है 18√3 और एक और हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। मान लीजिए देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन 2। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो उस स्थिति में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये एक ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अब सब सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सभी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसका हाइट जो है वो देखते हैं, ये इसकी हाइट है, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं दो टुकड़ों में तो ये एंगल बराबर हो जाता है इस एंगल के, और ये साइड बराबर हो जाती है इस साइड के। माना कि ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये हो जाएगी A/2, ये हो जाएगी A/2। तो हम लोग इसकी जब हाइट निकालेंगे, हाइट, तो हाइट हम पाइथागोरस से निकालते हैं यदि, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल रूट आपका AC का होल स्क्वायर माइनस, ये मान लेते हैं हम पॉइंट D, तो CD का होल स्क्वायर। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC यानी A² माइनस CD यानी A/2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A² माइनस A²/4। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3/4 A², तो यानी A/2√3, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी हाइट की। अब हम लोग इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एरिया क्या निकलेगा ट्राइंगल का, इज इक्वल टू बेस कितना आया है हमारा, A/A इंटू हाइट कितनी है, A/2√3 और अपॉन 2। तो ट्राइंगल का एरिया कितना निकलेगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगी, ये A²/4√3। ये देखिए ये फार्मूला आ गया है ना, √3 है यहाँ पर, तो वही फार्मूला आ जाएगा आप यदि इसी फार्मूले को याद करते हैं तो। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए, आपको ये भी फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, और आपको बेस निकालना या हाइट निकालना नहीं पता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए फिर से मैं एक ट्राइंगल क्रिएट करता हूँ। देखिए ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल जब ये बना है तो जाहिर सी बात है हम इसे पॉइंट दे देते हैं पहले A B C, और हमें इसको ये हाइट निकालनी है।
ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया डी, ये हमें पता चल गया। तो a/2 है, ये a/2 है, ये a है और ये a है। ठीक है, और ये एंगल सारे इक्विलेटरल में 60 डिग्री होते हैं, इतना तो पता ही है ना। और जब ये इसको बांटता है तो ये 30 डिग्री इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं tan 60 की। tan 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD/CD। तो हमें AD की वैल्यू निकालनी है, AD इज इक्वल टू CD इंटू tan 60। tan CD कितना दिया हुआ है, a/2, और tan 60 कितना दिया होती वैल्यू, √3। तो ये आ गई √3/2 इंटू a। अब हम इस फार्मूले पर रख देते हैं, क्या रखेंगे, बेस इंटू हाइट होल अपॉन 2। एरिया निकालना था ना, तो बेस कितना हुआ है आपका a, हाइट कितना आया, √3/2 a/2। तो ये आ जाएगा √3/4 a²। तो ये फार्मूला इस कंडीशन से भी निकला है ना। तो आप किसी भी तरीके से, यदि आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री मेथड यूज करके या नॉर्मल आप जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग में ला करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। Y and Z can do a piece of work in 30 days, 45 days and 90 days respectively. In how many days can the work be completed by X is assisted by Y and Z together on every second day? देखिए, जो ये प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर सीधी सीधी बात वो कह रहा है, जो X है वो अलग रहेगा, Y कर लेता है 2 दिन काम और Z कर लेता है 2 दिन काम, तब X करता है उनके साथ 1 दिन का काम। ये सीधी सीधी सी बात है। तो हम अगर इसमें देखें तो 1/30 यानी X, ठीक है। Y को यदि देखें तो 2/45 डेज, प्लस Z को यदि देखें तो 2/90 डेज। ये वर्क जो आ रहा है ये 2 डेज का वर्क आ रहा है, लेकिन यूनिट कितनी बन रही है, 1। ठीक है, यूनिट कितनी बन रही है, 1। तो कैलकुलेट करते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 3 + 4 + 2 4 3 7 2 9/10 इज इक्वल टू 9/90 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10। तो ये कितना आया है, 1 यूनिट आया है। कितना आया, 1 यूनिट आया। इसका हमने बताया था ना 2 डेज यानी 1 यूनिट बना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 20 डेज में ये दोनों वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ये इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, मल्टीप्लाई 3 4 5 6 7 8 बाई 9 9 9 9 एंड 9 9। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसके लिए आप इसको जो 9 की संख्या दी हुई है इसको ऐसे कितने है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसको ऐसे अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका सवाल सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 4 5 6 7 8। तो सीधा सीधा सवाल है, इसमें हम 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ाकर एक बार इसी संख्या को माइनस कर देते हैं। जैसे 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 5 6 7 8, ये माइनस कर देंगे। आपका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। आपका आंसर आएगा 3 4 5 6 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और यदि इसी जगह पर, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी जगह पर कर देता है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 4 5 6 7 8 इंटू 1 0 0 0 0 0 1। तो यहाँ पर भी आप जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम खोटी होगा। सीधा सीधा इसका आंसर होगा 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 1, और यही संख्या प्लस होगी 3 4 5 6 7 8। इसको ऐड कर देंगे, यानी आपको केवल जोड़ घटाना करना है, कहीं कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है।